हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 11th के पार्ट 1 बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और पहले वीडियोस में हम डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उसको चेक नहीं किया तो आप उसको चेक करो, जाके एक उसको देखो। और फिर अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो ज़्यादा समझ में आएगा, बट स्टिल अगर आप इसके साथ भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको आप जरूर देखना, आई वुड रिकमेंड इट। चलो, तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ओके, तो जो पहला करेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का, जो पहली विशेषता है वो क्या है? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल करेक्टर के हों। फाइनेंशियल करेक्टर का क्या मतलब है? जो मनी के टर्म में जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेट से कोई एक कंपनी है एबीसी और उसमें कोई एम्प्लॉय है राम, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बिजनेस के लिए, और काफी ज्यादा उसकी ग्रोथ में उसकी रिस्पॉन्स भी रहता है। बट अगर वो छोड़ के जाता है तो इससे कंपनी को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट? स्टिल हम इस चीज को इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं, कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि ऑल सच ट्रांजैक्शंस व्हिच आर फाइनेंशियल्स नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। ओके, एंड एक और चीज, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में डिफरेंस क्या है पहले ये समझो। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब है, जैसे कि मैंने बताया, कि आप अगर पैसे पे करते हो और आपके उसके बदले में अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, ये एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, राइट? अब इवेंट क्या है? लेट से आपने कोई चीज परचेज की, लेट से 200 रुपीज की, ठीक है, और आपने उसको सेल कर दिया लेट से 250 की। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज का। तो जो ये कंप्लीट इवेंट है ना, जो इसका रिजल्ट आया है 50 रुपीज का, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला, ये एक कंप्लीट इवेंट है। परचेज किया आपने, सेल किया, एंड आउट ऑफ इट आपने प्रॉफिट बनाया 50 का। एंड ट्रांजेक्शन क्या है? आपने परचेज किया और परचेज करने के बदले आपने 200 रुपीज पे किया वेंडर को, दैट इज द ट्रांजेक्शन। आपने परचेज करके सेल किया और इस कंप्लीट प्रोसेस में आपको प्रॉफिट हुआ 50 का, ये एक इवेंट है। सो आई होप आपको ये चीज काफी अच्छे से क्लियर हो गई हो। अभी नेक्स्ट इस स्टेप पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है ना? क्या है ये? अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर कंसिडर्ड एज अ कॉमन यूनिट। देखो, जो भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ना, इट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी। बिकॉज अगर मनी के टर्म्स में नहीं है तो उसकी वैल्यू करना बहुत मुश्किल है, और इस तरीके से बिजनेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि बार्टर सिस्टम में होता था कि लोग प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे, एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर नाउ, है ना? तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट से आपके पास कोई बंदा आया आपके शॉप पे और उसको चाहिए था राइस। आपने राइस उसको दे दिया, उसको वीट भी दे दिया। अब आप उससे राइस और वीट थोड़ी लोगे बदले में, आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए। दैट्स व्हाई एवरी ट्रांजैक्शन नीड्स टू बी कन्वर्ट इनटू टर्म्स ऑफ मनी, एंड जो आपका कॉमन यूनिट है वो आपका रुपीज ही होना चाहिए, लाइक मनी, मनी ही होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ मत रखना, लाइक कुछ भी नहीं रखना है। ये तो हमारा रूल ही है, राइट? तो हमें हमेशा उसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, और इन टर्म्स ऑफ मनी ही आपको क्या करना है? मेजर करनी है उसकी वैल्यू, वैल्यू को वहां पे वहां पे शो करना है। जैसे 4 किलो राइस अगर मैं लिख दूं, तो दैट इज नॉट अ कॉमन यूनिट जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसको हम लेके चलेंगे। कॉमन यूनिट क्या है? मनी है। तो इसको मनी के टर्म्स में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। हमने देखा कि कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना, कौन से नहीं है। जैसे ये वाला जो राम वाला केस है, दैट्स नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। फिर जैसे हमने पता किया कि हमने 2 kg राइस बेची। अब बेची तो 2 किलो राइस की प्राइस क्या है? लेट्स से 200 रुपीज, हमने उसको मेजर कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड क्या है? थर्ड
करेक्टरिस्टिक है कि उसको हम रिकॉर्ड करें। कौन सी बुक में? जर्नल बुक और या सब्सिडियरी बुक में। अब ये क्या होता है? सब्सिडियरी बुक हम समझेंगे बाद में, ऑफ कोर्स डिटेल्स में। पहले समझो कि जर्नल बुक में मतलब हमने देखा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है, उसको इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर लिया, एंड देन उसको जर्नल बुक में हमने क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री पास कर ली। ठीक है, जर्नल बुक हमारी ऐसी होती है। उसको भी, उसका भी सैंपल आपको देखने को मिल जाएगा, बट अगर अभी आपको देखना है तो आप इसको गूगल कर सकते हो एंड आप आराम से देख सकते हो। और चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल भी दूंगा कि जर्नल बुक कैसा दिखता है, डोंट वरी। देन क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस। अभी क्या है, जर्नल बुक में हम क्या करते हैं, हमारी एक एक क्रोनोलॉजिकल बुक है, मतलब जिस डेट में जो ट्रांजेक्शन हुई है उसी ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। बट वही चीज है, अगर मुझे देखना है कि किसी एक वेंडर से कितने पैसे हमें देना है, या किसी एक क्रेडिटर जिसने हमसे उधार में सामान लिए हैं उससे कितने पैसे लेने हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम एक स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन करेंगे जो उस पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कंपनी से सारे, मतलब यहाँ पे हम जर्नल बुक में तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे हैं, बट एक पर्सन या एक बिजनेस से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है वो हम इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन इस बुक में आएगा, जिसको हम ग्रुपिंग बोलते हैं या क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो जर्नल एंट्री हमने पास की, उसके बाद हमने लेजर अकाउंट में जितने ट्रांजेक्शन है उसको हमने क्या किया? पोस्टिंग की। तो transactions are recorded in books of original entry, that is journal, and then which are classified and grouped according to nature, मतलब उसका जो भी नेचर है उसके अकॉर्डिंगली सेपरेट लेजर अकाउंट में हम उसको पास कर देंगे। लेट्स से कि ए हमारा एक कस्टमर है, उसका अलग से एक अकाउंट हमने मेंटेन किया है, बी दूसरा कस्टमर है, उसका अलग से अकाउंट ट्रांसफर वो हमने मेंटेन किया है। सो दैट इज द फोर्थ करेक्टरिस्टिक कि हमने बुक ऑफ जनरल एंट्री से जो भी एक पर्सन या एक बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको एक अकाउंट में हमने यहाँ पे लिखा, एंड देन सम अप करके एक कंक्लूजन पे आए। देन जो हमारा फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस। हमने सब रिकॉर्ड तो कर लिया, बट एट द एंड इसका निष्कर्ष क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? देखो, समराइजिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर और इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। यानी जो भी हमने जनरल बुक बनाई है, हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, उसको एक अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करना है। जैसे कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस बुक, देन ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। देखो, इसको इतने सारे बुक्स का नाम सुन के कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। सबसे पहले हमने, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जर्नल बुक हमने बनाया जिसमें ओरिजिनल एंट्री को हमने मेंटेन किया, उसके बाद लेजर बनाया ताकि हमें समझ में आ जाए कि एक पर्सन से रिलेटेड या एक बिजनेस से रिलेटेड क्या अपडेट है। देन हम उसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बैलेंस को मैच कर पाए, ताकि हम ये समझ पाए कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीटली राइट है। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट मालूम पड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? मतलब इस प्रॉफिट में हमें नेट प्रॉफिट नहीं मिला है, वो हमें यहां से मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बट डोंट वरी, ये आपको सीखने को मिलेगा, ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है। फिर हम ट्रायल बैलेंस, अभी के लिए इतना याद रखो, जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनता है ताकि हम प्रॉफिट को मेजर कर पाए, बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें बिजनेस की वैल्यू का पता चल पाए। गॉट इट? तो इसके पर्पज हैं, सभी के पर्पज हैं, है ना। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता चलता है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पे सारे यहाँ पे माइनस करते हैं, जिसको हम समझेंगे। डोंट वरी, अभी के लिए बिल्कुल भी वो मत होना, किसी भी तरीके की परेशानी मत लेना, बस समझो। अभी हम सीख रहे हैं इसको थियोरेटिकली, अभी हम फिर बाद में इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिर हमारा जो नेक्स्ट इसमें करेक्टरिस्टिक है, जो भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया, बैलेंस शीट बनाया, उससे डेटा को फिर इंटरप्रेट करना, मतलब इस बुक को देखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है उसको इंटरप्रेट करना, कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर हम चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ है तो किस लिए प्रॉफिट हुआ है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादा बिक रहे हैं,
लॉस हुआ है तो किस कारण से लॉस हुआ है, क्या हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, क्या हमारा सेल्स डाउन है, एवरीथिंग अराउंड इट। तो हम क्या करते हैं, इन सभी डेटा को अकाउंटेंट क्या करता है, पहले तो बनाएगा ये सारे अकाउंट्स एंड देन उस डेटा को इंटरप्रेट करके एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में शो करेगा, ताकि जो भी उसके यूजर्स है ना, या हमने पढ़ा था ना स्टेक होल्डर्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको देखकर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, राइट। सो रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन मेक मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे एक्सटर्नल यूजर हो। अब देखो, यूजर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ये भी हम समझा देते हैं। पहला इंटरनल, इंटरनल यूजर वो यूजर होता है जो कंपनी के का ऑनर हो या कंपनी के लिए वर्क कर रहा हो, जैसे हमारे एम्प्लॉयज, ठीक है, ये आपके ऑनर, डायरेक्टर्स, ये सारे लोग इंटरनल में आते हैं। एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं वो कौन से यूजर्स होते हैं, जो एक्सटर्नली रिलेटेड है हमारे बिजनेस से, जैसे जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ये हमारा एक एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है। जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ हमारे कंपनी में, वो भी एक एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है। जैसे लेट से आपका गवर्नमेंट को टैक्स लेना है आपसे, वो भी एक एक्सटर्नल यूजर है। तो ये सभी यूजर्स है, राइट। तो आप जब डेटा को एनालाइज करके प्रेजेंट करोगे तो ये सभी लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। देन सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपने रिपोर्ट्स को बना लिया, एनालाइज कर लिया, अब क्या करना है, कम्युनिकेट करना है इन फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स को, किसको, यूजर्स को। सो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स ऑन टाइम in the final step of accounting so that they can make appropriate decisions। तो उस डेटा को हमें उनको प्रेजेंट करना है ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए। तो आई होप ये इसमें से काफी कुछ आपको समझ में आया हो कि क्या क्या विशेषताएं हैं अकाउंटिंग की, कैसे ये वर्क करता हो। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा तो लाइक करो, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, जो भी सीखने को मिला कमेंट करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। और हाँ, एक और बात, जो पहले के वीडियोस है फर्स्ट और सेकंड, उसको जरूर देखना, जो कि आपका डेफिनेशन है एंड ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।